हेलो दोस्तों, नमस्कार। AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि हिंदुस्तान में बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे लाभदायी बनाएं। हाउ टू ट्रांसफॉर्म द बर्जियोनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू ए डेमोग्राफिक डिविडेंड। और आज का टॉपिक मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान की जनसंख्या जून जुलाई तक चाइना से 2.9 मिलियन मतलब 29 लाख ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह से हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। BBC के अनुसार चूंकि 2021 में हमारे देश में जनगणना नहीं हुई और जैसा कि आपको मालूम है कि 1872 ईस्वी से हिंदुस्तान में प्रत्येक 10 साल पर जनगणना या सेंसस कराई जाती रही है, लेकिन चूंकि हमारे देश में पिछले 2-3 साल से भयावह कोरोना पेंडेमिक फैला था, जिसके कारण से सरकार ने 2021 में जनगणना अर्थात सेंसस नहीं कराया। तो एक अनुमान के अनुसार BBC ने बताया, मैंने 2023 के अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हिंदुस्तान की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, जो UNO का रिपोर्ट है उसके हिसाब से हिंदुस्तान की जनसंख्या 142.86 करोड़ होगी और इसी पीरियड में चाइना की जनसंख्या 142.57 करोड़ होगी, अर्थात 2.9 मिलियन अर्थात 29 लाख ज़्यादा होगी हिंदुस्तान की जनसंख्या। सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी तादाद में जो जनसंख्या हमारे देश में हो गई है, क्या वह एक लायबिलिटी है, बर्डन है, या उसको एक लाभांश में या लाभदायी जनसंख्या में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसी पर विचार करने के लिए आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे बहुत सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो AJIS एकेडमी इंदौर टाइप करें यूट्यूब पर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे विभिन्न टॉपिक पर। दोस्तों, यह जरूरी है कि किसी भी देश के जनसंख्या के बारे में हम ये जानें कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका वृद्धि दर क्या है। तभी हम आकलन कर पाएंगे कि क्या वह बोझ बनता जा रहा है या वह लाभदायक या लाभांश में परिवर्तित हो रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। 1950 में हमारे देश का जो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, इसका मतलब ये होता है कि एक महिला 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष के बीच में जितने बच्चा पैदा करती है उसको TFR में टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। और 1950 में लगभग ये 6.0 था, माने एक महिला 6 बच्चे पैदा करती थी, जो 2023 में घट करके 2.0 हो गया है। बहुत से दक्षिणी राज्यों में तो ये घट करके 1.6 हो गया है। लेकिन अभी भी बिहार, यूपी, झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर की TFR 3.0 से ज्यादा है, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन समग्र दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वह है 2.0 और यह एक रिप्लेसमेंट लेवल पर है कि अगर 2 बच्चे एक पेरेंट्स को होते हैं तो उनके बाद पेरेंट्स के खत्म होने के बाद में, उनके मरने के बाद में ये उसको दोनों बच्चे उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि चाइना ने 2001 में 1 चाइल्ड पॉलिसी अख्तियार किया था, जिसके कारण से अभी जो चाइना के जो जनसंख्या है वो असंतुलित हो गया है। उसमें बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है और एक अनुमान के अनुसार 2035 तक चाइना में 30% लोग ऐसे होंगे जो 65 साल से ऊपर के होंगे। और ये डिपेंडेंसी लोड चाइनीज इकोनॉमी पर बढ़ाएगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जनसंख्या स्टेबल है और 24% जो वर्कफोर्स, पूरे विश्व का जो वर्कफोर्स है वह हिंदुस्तानी होगा। आने वाले दिनों में लगभग 2063 तक हिंदुस्तान की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी, विथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब उनमें स्थायित्व होगा। 2064 के बाद में हिंदुस्तान में जनसंख्या में निगेटिव ग्रोथ होना शुरू होगा और उस समय में हिंदुस्तान की जनसंख्या 169.6 करोड़ होगी।
दोस्तों 2023 में हिंदुस्तान का जो वर्किंग पॉपुलेशन होगा वो होगा 68%, 68%, और ये सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि 1.1 बिलियन मतलब 110 करोड़ लोग काम करने के लिए उपलब्ध रहेंगे, और पूरे विश्व का 1/4 मतलब 24% लेबर फोर्स हिंदुस्तान प्रदान करेगा। दोस्तों, हम अपने बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार से उसे लाभदायक बनाएं, इसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट पर जोर देना होगा, रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि हिंदुस्तान में अब 110 करोड़ लोग वर्किंग पॉपुलेशन होगा जो काम चाहेंगे, तो उनके लिए हमें रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा। प्रत्येक साल 50 लाख लोग जॉब मार्केट में प्रवेश करेंगे। लेकिन सबसे जो इसका जो दुखदाई पहलू है वह यह है कि केवल यह सरकार के बूते की बात नहीं है, और एक अनुमान के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से अगले 5 साल में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख लोगों को रोजगार दे सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि रोजगार के अन्य अवसर कहाँ मिलेंगे। तो अभी तक हमारे देश में जो विभिन्न योजनाकारों का जो फोकस रहता था वो रहता था ग्रोथ ओरिएंटेड, कि अगर विकास दर ज़्यादा होगा तो उसका जो ट्रिकल इफेक्ट होगा वो नीचे तक जाएगा। लेकिन दोस्तों, रोजगार के मामले में ये सही साबित नहीं हुआ है। अभी भी हिंदुस्तान में मार्च 2023 के आंकड़े के हिसाब से 7.8% लोग बेरोजगार हैं, और शहरों में इसका प्रतिशत है 8.5। सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की संख्या है वह है हरियाणा में, राजस्थान में, झारखंड में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में। उसे हमें दुरुस्त करना होगा। तो इसलिए हमें रोजगार परक वृद्धि दर को अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए जैसा कि अभी सरकार ने घोषित किया है कि किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी, ये सबसे ज़्यादा विकल्प होगा। और इसके लिए जो पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति लाया गया था गेहूं के उत्पादन के मामले में, अब उसे अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन को पूर्वी प्रांतों में अर्थात बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में और असम के इलाके में उसे फैलाया जाएगा। तो यह जबरदस्त कारगर होगा, क्योंकि अभी भी 46% लोग हिंदुस्तान में खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में मात्र 18% कंट्रीब्यूशन है। जबकि अगर आप चाइना का देखें तो मात्र 25% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। अगर अमेरिका का देखें तो मात्र 2% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे हिंदुस्तान की आधी आबादी जीविकोपार्जन के लिए खेती पर निर्भर है, और इसीलिए हमें खेती को सुदृढ़ करना होगा, कृषि को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि चाइना में किया गया है। हॉर्टिकल्चर पर, फल उद्यान पर, फिशरीज पर, पोल्ट्रीज पर, सोशल फॉरेस्ट्री पर, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में जो टोटल एग्रीकल्चर से जो इनकम होता है उसमें हॉर्टिकल्चर का जो भाग है वो 40% के लगभग है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, उनका हिस्सा मुश्किल से 15 से 20% है। अगर हम हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, इन पर ज़्यादा फोकस करें तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगुनी होगी। और एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि पेंडेमिक कोरोना के कारण करीब 20 से 25 लाख लोग शहर को छोड़ करके गांव में चले गए हैं और वहां पर खेती करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि वहां पर गांव में मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध हो, फर्टिलाइजर सस्ते दाम पर हो, डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो, ताकि कृषि को लाभदायक बनाया जा सके। तभी हम रोजगार सृजन करने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, हमारे देश के विभिन्न सरकारों की नीति रही है कि शिक्षा को देशव्यापी बनाया जाए, मतलब सभी को शिक्षा मिले, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। लेकिन अभी भी जो लिटरेसी का प्रतिशत है वह 69-70% है 2011 के जनगणना के हिसाब से। अभी 2021-22-23 में यह बढ़कर के लगभग 80% हो गया होगा। अब जब नई जनगणना या सेंसस आएगा तभी हमें पता चलेगा कि शिक्षा के फ्रंट पर हमने क्या विकास किया है। लेकिन
एक अनुमान के हिसाब से 80 से 82% लोग ही शिक्षित हैं। उसमें भी पुरुषों की तादाद ज्यादा है और महिलाओं की तादाद बहुत कम है। तो महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, खास करके SC, ST और OBC की महिलाएं जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला है, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि ST माने अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनमें ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा, लगभग 65% से ऊपर, और उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के भी 55% ड्रॉप आउट की संख्या है। यही हाल OBC के लोगों की है। तो हमें ये जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है ताकि शिक्षा का सर्वव्यापीकरण किया जा सके। हमारे देश में जो हायर एजुकेशन की जो स्थिति है वो भी कमजोर है। अगर आप विकसित देशों से उसकी तुलना करें, मात्र 11% जो स्टूडेंट हैं वो हायर शिक्षा में जाते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, जबकि जो एवरेज जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है पूरे विश्व के लिए वह है 23.2% और जो विकासशील देश हैं उसके लिए है 36.5%। तो हमें उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग उच्च शिक्षित हों। हमारा जो रिसर्च का स्तर है वो भी बहुत कमजोर है। अगर हम चाइना से तुलना करें तो रिसर्च पर एक तो फंड एलोकेशन कम होता है, दूसरा अधिक से अधिक लोगों को हमें रिसर्च में डालना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा इनोवेशंस किए जाएं। जैसे कि चाइना में 100 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के ग्रेन्स का स्ट्रेंस खोज लिया गया है जो कि हम नहीं कर पाए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बावजूद। इसी तरह से कौशल विकास पर हमें ध्यान देना होगा और भारत सरकार ने जोर शोर से अभी कौशल विकास पर फोकस किया है। लेकिन अगर चाइना से, साउथ कोरिया से तुलना करें तो हमारा जो लेबर फोर्स है उनका जो स्किल पावर या कौशल है वो बहुत ही कम है, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। महिलाओं का जॉब पार्टिसिपेशन बहुत कम है हिंदुस्तान में, लगभग 19 से लेकर 22% तक। अगर साउथ कोरिया में देखें तो वह 48% है, अगर चाइना में देखें तो वह 42% है। तो जब तक महिलाओं का जॉब मार्केट में ज्यादा भागीदारी नहीं होगी तब तक महिलाओं का इंपावरमेंट या सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी विकास जब तक इंक्लूसिव नहीं होगा तब तक वो विकास नहीं माना जाएगा, वो लॉपसाइडेड माना जाएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना भी अभी उतना मजबूत नहीं हो पाया, जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। 50% महिला आज भी एनीमिक हैं, जिनमें खून की कमी होती है। बहुत सारे लोग दमा से, ट्यूबरक्लोसिस से अभी भी पीड़ित हैं। हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हिंदुस्तान में, उस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति और एजुकेटेड व्यक्ति अगर लेबर मार्केट में प्रवेश करेगा तो उससे प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड गवर्नेंस, बेहतर शासन प्रशासन। और हमारे देश में 3-4 पॉइंट हैं जो कि बेहतर प्रशासन में अवरोध किए हुए, रोड़ा डाले हुए। वो क्या है? इनफ्लेक्सिबल, सेल्फ परपेचुएटिंग, फॉरवर्ड लुकिंग सिविल सर्वेंट्स, माने जिसमें लचीलापन का अभाव होता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व का अभाव। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, काम करना है 5 दिन में कर रहे हैं 1 महीना में। जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है, उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। और अंत में हमारे यहाँ देश में जो लॉ हैं या रूल्स हैं उनका भी सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो इन 4-5 बिंदुओं पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, गुड गवर्नेंस के 8 पिलर हैं और ये 8 पिलर हैं। पहला, अकाउंटेबल, उत्तरदायी होना, ट्रांसपेरेंट माने शासन प्रशासन पारदर्शी होना। और जैसे कि हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया था, जिसके तहत में करप्शन पर बहुत जबरदस्त रूप से रुकावट आई, क्योंकि अब आपको जानकारी प्रदान की जा सकती है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में। रिस्पॉन्सिव माने जवाबदार होना, तत्काल रिएक्ट करना। पार्टिसिपेटरी माने भागीदारी होना। कंसेंसस माने सर्वसम्मति का प्रयास करना, अगर कोई निर्णय आप ले रहे हैं तो सर्वसम्मति से प्रयास करना। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना। इफेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना, माने और इक्विटेबल और इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन होना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, गवर्नेंस का मतलब होता है इंक्लूसिव, माने ये नहीं कि ये फला जात का है या फला धर्म का है तो उसके साथ में भेदभाव किया जाएगा।
हमारा विकास, हमारा गवर्नेंस समेकित होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए, माने गरीब मजलूम के साथ में न्याय होना चाहिए। तो और अगर इन बातों पर हम ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वह बेहतर साबित होगा, लाभदायी साबित होगा। तो दोस्तों, आखिर कंक्लूजन क्या है? हिंदुस्तान के पास में अब पोटेंशियल हो गया है कि वह विश्व का मार्केट बने प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में। और एक फायदा ये है कि हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत लो है, क्योंकि यहां पर लेबर बहुत सस्ता है। तो हिंदुस्तान में बने हुए सामान, मैन्युफैक्चर गुड्स, विश्व के किसी भी देश में बने हुए सामान को कम्पीट कर सकते हैं, बशर्ते कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन समय समय पर होता रहे। अभी जो हिंदुस्तान का जो TFR है, जो 2.0 हमने बताया, वो एकदम सही है और वो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए कारगर साबित होगा। अगर हम इस पॉपुलेशन पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उसको घटाने का प्रयास करेंगे या 1.8% ग्रोथ रेट से कम करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जनसंख्या में इम्बैलेंस पैदा होगा, असंतुलन पैदा होगा, जैसे कि चाइना में हो गया है, जब चाइना ने 2001 में वन चाइल्ड पॉलिसी अख्तियार किया था। अगर हम हिंदुस्तान की जनता को गुड क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गुड हेल्थ केयर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और जेंडर एम्पावरमेंट कर पाते हैं, तो हमारे देश का जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वह डेमोग्राफिक डिजास्टर न होकर के डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और हिंदुस्तान आने वाले दिनों में एक ताकतवर देश बनेगा और 2030 और 35 के बीच में हिंदुस्तान नॉमिनल GDP में भी तीसरे नंबर का देश बन जाएगा, यदि हम अपने आधारभूत संरचना, शिक्षा पर, रोजगारी पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इस पर टिप से जरूर अंकित करें। थैंक यू वेरी मच।